आइए जी, तो बढ़ते हैं अगले शानदार टर्म के ऊपर जिसका नाम है एसेट्स। सर ये एसेट्स हमने बहुत बार सुना है, इवन आपने फर्स्ट चैप्टर में भी कई बार जिक्र किया था एसेट एसेट एसेट। ये होता क्या है एसेट? तो आपने शॉर्ट में बताया था कि जो संपत्ति होती है किसी भी बिजनेस की, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं एसेट। ठीक है, तो किसी भी बिजनेस की जो संपत्ति है उसको किस नाम से जाना जाता है? एसेट। अब इसको अगर और डिटेल में समझे तो संपत्ति का बेसिकली मतलब क्या है? एक तो हो गई प्रॉपर्टीज, ठीक है, और प्रॉपर्टीज के अलावा भी अगर आपके कोई इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं, इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं, तो वो भी आपके एसेट्स में ही आते हैं। मतलब किसी भी इंटरप्राइज की कोई भी प्रॉपर्टी है या और कोई रिसोर्स है जिसको आप इकोनॉमिक टर्म में मेजर कर सकते हो, तो उसको हम इकोनॉमिक रिसोर्सेज बोलेंगे। इकोनॉमिक से ज्यादा कंफ्यूज नहीं हो रहा है, इकोनॉमिक का मतलब फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, ठीक है, जो कि फाइनेंस की टर्म्स में उसको मेजर किया जा सकता है, मनी की टर्म में उसको मेजर किया जा सकता है, विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स। तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं एसेट्स। अब इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, उस पर बाद में आएंगे। पहले एसेट्स को और जरा गहराई में समझो। जरा आपको यह बात समझनी पड़ेगी कि एसेट्स का बेसिकली मतलब क्या? प्रॉपर्टीज कह दिया गया। प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है सर? जो लैंड है ये हमारी प्रॉपर्टी है, ये हमारा एसेट है। अगर किसी बिजनेस का लैंड है, आपको हमेशा ध्यान रखना है राम और राम एंटरप्राइज, जो मैंने पीछे बात किया था, इस वर्ड को हम आगे तक कंटिन्यू करेंगे। तो राम के अगर नाम पे कोई जमीन है तो क्या वो बिजनेस का एसेट माना जाएगा? नहीं, वो एसेट नहीं माना जाएगा। जब राम एंटरप्राइजेस के नाम पे होगा तब वो माना जाएगा क्या? कि वो जो लैंड है वो किसका है? आपके बिजनेस का लैंड है। ठीक है सर, सेम पैटर्न पे अगर कोई बिल्डिंग है राम एंटरप्राइज के नाम पे तो वो भी क्या है? एसेट्स है। उसके अलावा अगर कोई मशीनरी है, कोई मशीन है जिससे ये लोग प्रोडक्शन करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह करते हैं, तो जो भी ये मशीनरी होगी ये भी क्या मानी जाएगी? आपकी एसेट मानी जाएगी। इसके अलावा जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज की बात कर रहा है, इसका बेसिकली मतलब क्या है कि लेट से आपके पास कुछ राइट्स हैं। अब सर ये राइट्स क्या होते हैं? जैसे कि कोई मैकडी का बिजनेस करना चाहता है तो वो क्या करता है? वो मैकडी वाले से, इसको मैकडी समझे आप, एमसीडी ना समझ लें, मैकडोनल्ड, ठीक है। अब मैकडोनल्ड का जो एक व्यक्ति है वो क्या बेचता है? अपनी फ्रेंचाइजीज बेचता है। अब सपोज कीजिए राम एंटरप्राइजेज ने कहा कि भैया मैं आपके नाम का मैकडी का जो है सेटअप है वो मैं तैयार करना चाहता हूं, आप मुझे जिस तरीके से आपके बर्गर्स वगैरह बनते हैं इसके राइट्स आप मुझे भेज दो, इसके टेक्निक्स वगैरह जो है वो आप मुझे बेच दो, और ये जो मेरे को राइट्स मिलेंगे आपके बर्गर बनाने के, आपके जैसे बर्गर बनाने के, उसके लिए मैं आपको कुछ ना कुछ पेमेंट करता रहूंगा। ठीक है सर, तो जो ये पेमेंट करता रहेगा इसको हम रॉयल्टी कहते हैं। रॉयल्टी के फॉर्म में ये इसको पेमेंट करता जाएगा। बट राम एंटरप्राइज के पास क्या आ गया? राइट आ गया। जो ये राइट है, दिस इज व्हाट? दिस इज इकोनॉमिक रिसोर्सेज। ये रिसोर्स की तरह काम करेगा। इस राइट को ही ये इनकैश करेगा, बहुत सारे बर्गर्स वगैरह बनाएगा, जो भी उसके डिशेस हैं वो बनाएगा, और उससे ये अपने बिजनेस को चलाएगा। तो दिस टाइप ऑफ राइट इज व्हाट? इज अ काइंड ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज। अब ये भी एक प्रकार का आपका एसेट है। ऐसे ही आपके पास कोई सॉफ्टवेयर है जो आपने किसी से परचेज किया। अब वो सॉफ्टवेयर इस तरीके से आपको दिखता तो नहीं है, लेकिन वो सॉफ्टवेयर भी क्या है? आपका एक प्रकार का एसेट है। लाइसेंस है, वो भी आपका एक प्रकार का क्या है? एसेट है। अच्छा, साथ ही में इसके अंदर क्या आता है कि सपोज कीजिए आपने किसी को पैसा उधार दे रखा है, तो जो आपने पैसा जिसको उधार दिया है उससे आपको आज नहीं तो कल मिलेगा। दैट ऑल्सो कम्स अंडर इकोनॉमिक रिसोर्सेज। मतलब कि किसी से पैसे लेने हैं आपको, तो वो उधारी भी जो है वो भी आपका क्या माना जाएगा? एसेट माना जाएगा, क्योंकि आपका अधिकार है वहां पे उस पैसे को लेने का। ठीक है, जैसे कि मैं किसी कंपनी में शेयर्स खरीदता हूं, तो मैंने अगर किसी कंपनी ने शेयर खरीदे हैं तो मेरा वो पर्सनल एसेट हो गया। लेकिन अगर राम एंटरप्राइजेज ने लेट से रिलायंस के शेयर्स खरीद रखे हैं, अब रिलायंस के शेयर्स जो उसने खरीदे हुए हैं वो एक प्रकार का उसका क्या है? इन्वेस्टमेंट है। तो अगर उसने रिलायंस के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है लेट से 5 करोड़ रुपए का, तो ये 5 करोड़ रुपए का क्या कहलाएगा? उसका एसेट्स कहलाएगा, इन फॉर्म ऑफ व्हाट? इन फॉर्म ऑफ शेयर्स। तो ये शेयर्स भी क्या हो गए? एसेट हो गए, या इसका एक ब्रॉड टर्म क्या हो गया? इन्वेस्टमेंट। अगर किसी भी जगह उसने पैसे लगाए हैं, चाहे शेयर्स के फॉर्म में लगाए हो, चाहे लोन वगैरह दे रखा हो, किसी को उधार दे रखा हो, तो वो सब भी क्या कहलाते हैं? आपके एसेट्स कहलाते हैं। ठीक है सर, ये बात समझ में आती है। अब एसेट्स को कितने पार्ट में क्लासिफाई किया जा सकता है? एसेट्स को क्लासिफाई किया जा सकता है 3 पार्ट्स के अंदर। एसेट्स को क्लासिफाई किया जा सकता है कितने पार्ट्स के अंदर? 3 पार्ट्स के अंदर। एक है आपका नॉन करंट एसेट्स, जिसको हम कहते हैं फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, अब नॉन करंट एसेट्स या फिक्स्ड एसेट्स का बेसिकली मतलब क्या है कि वो एसेट्स जो कि हम खरीदते तो हैं, हम अपने बिजनेस में रखते तो हैं, लेकिन किसके लिए रखते हैं?
गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए, बेचने के लिए नहीं। मतलब कि ये एसेट हमने खरीदा, मतलब क्या हुआ कि जैसे आपने मशीनरी परचेज करी, तो मशीनरी आपने क्यों परचेज करी है कि परचेज करके बेच दोगे। हम अगर राम इंटरप्राइजेज जो है वो चाहती है, क्या चाहती है, वो बुक्स प्रिंट करना चाहती है, तो उसने एक बड़ा सा प्रिंटर मशीन खरीदी है, प्रिंटिंग मशीन खरीदी है, ठीक है। अब जो इसने प्रिंटिंग मशीन खरीदी है, इस प्रिंटिंग मशीन का पर्पस क्या है कि इस मशीन को खरीदेगा और मशीन को बेच देगा, नहीं। जो राम इंटरप्राइज ने जो बिजनेस शुरू किया है उसमें उसको क्या खरीदना, क्या बेचना है, उसको बुक्स खरीदनी है और बुक्स बना के बेचनी है। मतलब बुक्स का मतलब कि कंटेंट वगैरह परचेज करना है और बुक्स वगैरह को प्रिंट करके उसको बेचना है। तो जब इसको प्रिंट करने के लिए वो कोई प्रिंटिंग मशीन खरीदता है, तो दिस मशीन इज नॉट फॉर सेल। मशीन उसने बेचने के लिए नहीं खरीदी है, मशीन से वो धंधा करेगा, मशीन से वो बिजनेस करेगा। कोई बिल्डिंग खरीदता है, कोई दुकान खरीदता है, तो दुकान उसने खरीदा इसलिए नहीं है कि वो बेचेगा, उस दुकान को वो चलाएगा, वहां पे वो बिजनेस करेगा। लैंड खरीदा है, वहां पे वो बिजनेस करेगा। तो इस टाइप के जो एसेट्स होते हैं जिसको कि हम परचेज करते हैं और अपने बिजनेस में यूज करते हैं, हेल्ड फॉर कंटिन्यूड यूज इन द बिजनेस। क्यों? ताकि हम गुड्स वगैरह प्रोड्यूस कर सके, मशीन से हम गुड्स प्रोड्यूस करेंगे, या फिर सर्विसेज वगैरह दे सकें। अगर मैंने कोई ऑफिस खोला है तो वो वहां पे क्यों खोला है, ताकि मैं सर्विस दे सकूं, ना कि मैंने वो बिल्डिंग खरीदी है कि मैं उसको खरीद के बेचूंगा, नहीं। उस बिल्डिंग में मैं एक ऑफिस बनाऊंगा और वहां पे मैं बैठ के सर्विसेज दूंगा। तो वो जो बिल्डिंग है वो मेरा एसेट कहलाएगा, और वो एसेट जो है वो बेचने के लिए नहीं रखा है, वो मैंने यूज करने के लिए रखा है। अपने बिजनेस में मैं उसको यूज करूंगा और उससे अपने बिजनेस को बढ़ाऊंगा, बिजनेस को चलाऊंगा, ठीक है। जनरली इस टाइप के जो एसेट्स होते हैं वो 1 साल से ज्यादा पीरियड के लिए होते हैं, क्योंकि कोई भी अगर आप ऐसा एसेट खरीदते हो तो जो उसकी लाइफ मानी जाती है वो 1 साल से ज्यादा के लिए मानी जाती है। जैसे मशीनरी मैंने खरीदा तो उसकी 2-4-10 साल की लाइफ होगी, बिल्डिंग जो है वो 50 साल की लाइफ उसकी होती है। तो इसलिए इस टाइप के जो भी एसेट्स होते हैं उसकी लाइफ जो है वो जनरली क्या कही जाती है कि 1 साल से ज्यादा के लिए होगी, ठीक है सर। अब ये जो एसेट्स हमने ऊपर कुछ एग्जांपल के तौर पे देखे थे, इसको कितने पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं, तो इसको 2 पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है। एक है टेंजिबल एसेट्स और एक है इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स वो होते हैं जिसको आप देख सकते हो, छू सकते हो। एग्जांपल के तौर पे लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी। तो टेंजिबल एसेट्स कौन से होते हैं? वो एसेट जिसको आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, छू सकते हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? टेंजिबल एसेट्स। फॉर एग्जांपल लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, ऑफिस इक्विपमेंट्स, ईटीसी, ठीक है। और इसी का जस्ट अपोजिट हो जाएगा क्या? इनटेंजिबल एसेट्स। मतलब इनटेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है, आप उसको देख नहीं सकते हो, छू नहीं सकते हो, महसूस नहीं कर सकते हो। एग्जांपल के तौर पे आपका पेटेंट्स आ गया, ट्रेडमार्क्स आ गया, कॉपीराइट आ गया, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आ गया। कोई बच्चा ये ना बोले कि सर सॉफ्टवेयर को तो हम छू सकते हैं, नहीं जी। जो आप जिसको टच करते हो वो सीडी होती है। एक 10 रुपए की सीडी के अंदर हो सकता है 10 करोड़ रुपए का सॉफ्टवेयर रखा हो, यू कांट इमेजिन। तो उस सॉफ्टवेयर को आप टच नहीं कर सकते हो, आप उस 10 रुपए की एक सीडी को टच कर पाते हो जिसमें वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हुआ होता है, ठीक है सर। चलिए, इसके अंदर कुछ एक वर्ड्स आए, गुडविल। गुडविल को हमने पीछे समझा था कि जो परचेज्ड गुडविल होती है, गुडविल हमारी 2 टाइप की होती है, एक होता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल और एक होती है परचेज गुडविल। तो परचेज गुडविल को आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रखते तो हो, रिकॉर्ड तो करते हो, और उसको हम एसेट्स ही कहते हैं, लेकिन उसको आप देख नहीं सकते हो। दैट इज अ काइंड ऑफ इनटेंजिबल एसेट। परचेज गुडविल का एग्जांपल क्या था कि सपोज आपने एक बिजनेस परचेज किया जिसका नाम है टाटा। अब टाटा के बिजनेस के अंदर जो प्रॉपर्टी है वो कितने की है? 50 करोड़ रुपए की। जिसकी वैल्यू है वो कितनी है? बिजनेस की वैल्यू कितनी निकल के आई? 50 करोड़ रुपए। लेकिन टाटा वाला जो है वो आपसे मांगता है 200 करोड़ रुपए। 200 करोड़ रुपए में वो 150 करोड़ किसके मांग रहा है? अपनी रेपुटेशन की, अपनी गुडविल की। तो जो आप इसको ये 150 करोड़ रुपीस देते हैं इसके गुडविल के नाम पे, तो आपने पैसा खर्च किया है, तो आप अपने एसेट्स में लिखोगे गुडविल कितने का? 150 करोड़ का। लेकिन क्या इस गुडविल को आप देख सकते हो? नहीं। आपने अगर टाटा का बिजनेस प्रोक्योर कर लिया, परचेज कर लिया, तो 150 करोड़ रुपए का आपको लोगों का ट्रस्ट मिला है, भरोसा मिला है, मार्केट रेपुटेशन मिली है, जिसको कि गुडविल के फॉर्म में लिखा जाएगा। लेकिन वो आपका ऐसा एग्जिस्टेंस नहीं है जिसका कोई फिजिकली एग्जिस्ट करे, उसको आप टच कर पाओ, ऐसी बात वहां पे नहीं होती है। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टेंजिबल, 2 टाइप्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, जिसमें हमने देखा पहला है टेंजिबल और दूसरा है इनटेंजिबल एसेट्स। अब जैसे ये हमारा फिक्स्ड एसेट्स था, इसी का छोटा भाई है जिसको हम कहते हैं क्या? करंट एसेट्स। करंट एसेट्स का मतलब क्या होगा सर? करंट एसेट्स का मतलब है वो एसेट्स जिसकी लाइफ जो होती है वो 1 साल से कम के लिए होती है और उसको हमने खरीदा है,
उसको हमने रखा है इसलिए ताकि उसको बेच सके या फिर उसको हम कन्वर्ट कर सके किसमें, कैश में। कब, विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर अंदर हम उसको कन्वर्ट कर देंगे किसमें, कैश में। जैसे कि अगर आपका बुक का बिजनेस है, बुक्स का बिजनेस है, तो आप कुछ बुक्स परचेज करते होगे और उस परचेज करके आपको उसको क्या करना है, रखना है अपने पास या आगे बेचना है। तो ऑब्वियस सी बात है उसको हमें आगे बेचना होता है। तो इस टाइप की जो किताबें हम खरीदते हैं जो कि हमारे पास स्टॉक की फॉर्म में रखा होता है, उस स्टॉक को हम क्या बोलते हैं, करंट एसेट्स बोलते हैं। कैश, कैश इन हैंड का बेसिकली मतलब क्या है, ये वो कैश है जिसको आप अपने बिजनेस में यूज करते हो, मतलब अपने पास रखते नहीं हो। आपके पास अगर अपने बिजनेस में, जिसको हम कहते हैं कि जो आपका काउंटर है, जो आपका गल्ला है जिसके अंदर आप बिजनेस के पैसे को स्टोर करते हो, उसमें जो भी आपके पास कैश पड़ा होता है वो आता है जाता है, आता है जाता है, आता है जाता है, ऐसा लगा रहता है। मतलब कि उसको आप लंबे समय तक बचा के नहीं रखते हो। ऐसा नहीं होता है कि उस कैश को निकाल के आप किसी सेफ कस्टडी में डाल दो या उसको जाके बैंक में रख के आ जाओ, नहीं। उस कैश को आप रोटेट करते हो अपना बिजनेस करने के लिए, कुछ खरीदते हो, कुछ बेचते हो, कुछ पैसा आता है, कुछ पैसा जाता है। इस तरीके से कैश इन हैंड या फिर कैश एट बैंक आपका घूमता रहता है। जो पैसा है ये सर्कल 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 तरीके से घूमता रहता है, कहीं से आता है कहीं जाता है, बट ये आप इसको रोक के नहीं रखते हो, आप इसको स्टोर नहीं करते हो। पूरे साल के दौरान कितने हो बार आपके पास कुछ पैसे होंगे जो आते हैं और जाते हैं, आते हैं और जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपका डेटर, डेटर क्या होता है सर, कि जब हम किसी को सामान बेचते हैं और उधार में बेचते हैं, ऑल्दो इस टर्म को हम आगे और अच्छे से समझेंगे, बट फिलहाल के लिए अगर किसी भी हम सामान को हम सेल करते हैं या फिर किसी को सर्विसेज देते हैं और वो देते हैं हम क्रेडिट पे, क्रेडिट का मतलब क्या है, उधार में, कि भैया ठीक है आज तुम सामान ले जाओ, पैसे बाद में दे जाना। तो आज वो सामान तो ले गया, आपका स्टॉक जो था वो तो ले गया, आपको क्या मिला, आपको कुछ नहीं मिला। तो आप उसको किस नाम से रिकॉर्ड करते हो, आप उसको रिकॉर्ड करते हो डेटर के नाम से, कि हाँ जी मैंने इसको 1 लाख रुपए का सामान बेचा है और 1 लाख रुपए मेरे को अगले 1 हफ्ते में या 1 महीने में दे देगा, जितना भी आपने उसको क्रेडिट फैसिलिटी दी थी। तो वो 1 महीने तक किस नाम से लिखा जाएगा, डेटर के नाम से। जब ये आपको पैसे दे जाएगा तो ये डेटर क्या बन जाएगा, आपका कैश। मतलब डेटर में से 1 लाख रुपए माइनस हो जाएगा और कैश में आपका 1 लाख रुपए ऐड हो जाएगा, क्योंकि कैश आपके पास आ गया और डेटर आपका चला गया, ठीक है। चलिए, तो ये इस टाइप के जो एसेट्स होते हैं जो विद इन 1 ईयर आपके मूव होते रहते हैं और उसको आपने सेल या फिर कैश में कन्वर्जन के लिए रखा होता है, इस टाइप के सभी एसेट्स को हम क्या नाम देते हैं, करंट एसेट्स। तो मतलब 2 तरीके से आप डिफाइन करेंगे फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स को। फिक्स एसेट्स वो हैं जो कि 1 साल से ज्यादा पीरियड के लिए होते हैं, उसको हम बेचने के लिए नहीं रखते हैं और उसको हम एज अ रिसोर्स यूज करते हैं अपने बिजनेस को रन करने के लिए। और करंट एसेट जस्ट उल्टा हो गया कि 1 साल से कम पीरियड के लिए होता है, इसको हम सेल करने के लिए रखते हैं, जैसे कि स्टॉक। और जो भी हमारे पास एसेट्स होते हैं करंट एसेट्स की फॉर्म में होते हैं, वो हम चाहें तो कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, कैश में विद इन 1 ईयर। मतलब कि अपने अगर मशीन एक खरीदी है, एक मशीनरी आपने परचेज की थी, तो क्या आप उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, कर तो सकते हो, लेकिन बहुत नुकसान हो जाएगा। मतलब कि लेट से आपने एक 10 लाख रुपए की मशीन खरीदी है, आप चाहते हो कि भैया कैश में कन्वर्ट करें, तो मार्केट में जब आप इसको बेचने जाओगे तो ये 10 लाख रुपए के हो सकता है आपको 2 लाख ही मिले, ठीक है। तो इसलिए ये कभी भी फिजिबल नहीं होता, कभी भी रिकमेंडेड नहीं होता है कि आप अपने फिक्स एसेट्स को कैश में कन्वर्ट करो। कैश में कन्वर्ट नहीं करेंगे, कैश में हम कन्वर्ट किसको करते हैं, करंट एसेट्स को। करंट एसेट्स में जनरली वैल्यू चेंज नहीं होता। आपके पास कोई स्टॉक रखा हुआ है 10 लाख रुपए का, आप इसको मार्केट में लाके बेचोगे 10 लाख रुपए आपको मिल जाएंगे। डेटर्स है आपके पास 5 लाख रुपए के, मतलब कि ये 5 लाख रुपए का आपने उधार दिया हुआ है, आप जाके उनसे मांगोगे या फिर जब उसका पीरियड पूरा हो जाएगा तो आपको पूरे के पूरे 5 लाख रुपए मिल जाएंगे। और जनरली ये डेटर्स जो होते हैं ये 1 साल से कम वाले होते हैं। कभी भी हम जब उधार 1 साल से कम के लिए देते हैं तो उसी को हम डेटर्स कहते हैं। और कभी भी जब आप बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस के अंदर आप उधार 1 साल से ज्यादा के लिए कभी नहीं देते हो। दिस डेटर इज जस्ट नोन एज क्रेडिट फैसिलिटी। ये डेटर कहां से पैदा होता है, ये पैदा होता है क्रेडिट फैसिलिटी से। और आप कभी भी देखो अपने आसपास के दुकानों में या फिर अपने आसपास के बिजनेसेस के अंदर कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपको कोई कहे कि हाँ भाई तुम सामान तो आज ले जाओ, पैसे मुझे 5 साल के बाद दे देना। ऐसा नहीं होता है। 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने तक का कोई क्रेडिट दे देगा, इससे ज्यादा क्रेडिट मार्केट में नहीं मिलता, ठीक है। तो दे ऑल आर कम्स अंडर करंट एसेट्स। नाउ तीसरी वैरायटी आती है फिक्टिशियस एसेट्स, या तो इसको हम नॉमिनल एसेट्स भी कहते हैं, ठीक है। अब ये एक बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को मैं कवर करूंगा। एक अगला टॉपिक हमारे पास आगे आएगा जहां पे हम बात करेंगे एक्सपेंडिचर की। तो इस टॉपिक को आप बचा के चलो, इसको उसी के साथ समझाऊंगा, उससे आपका ये एक्सपेंडिचर वाला पार्ट भी कवर होगा और ये एसेट का पार्ट भी कवर हो जाएगा। यहां समझेंगे तो अधूरा समझ में आएगा, कुछ 20-30%, वहां समझेंगे तो आपका ये 120% समझ में आएगा, ठीक है। तो इसलिए हम इसको कवर करेंगे कहां पे, जब हम बात करेंगे इस एक्सपेंडिचर वाले टॉपिक की। इसी चैप्टर में है तो ज्यादा टेंशन वाली कोई बात है नहीं। चलिए सर,
तो कुछ फेमस लोगों ने एसेट्स की कुछ डेफिनेशन दी है, जरा इसको समझ लेते हैं, जितने भी हमने एक्सप्लेनेशन देखी अभी तक की, कि एसेट्स क्या है? एसेट्स आर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, द राइट्स विच आर ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल। ठीक है जी, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट का मतलब क्या हुआ? लेट्स से एक मशीनरी में जब आप पैसा लगाते हो तो ये मशीन आपको भविष्य में क्या देगी? मुनाफा देगी। मतलब इस मशीन से आप मैन्युफैक्चरिंग करोगे, प्रोडक्शन करोगे और वो आपको रिटर्न के रूप में कुछ ना कुछ मिलता रहेगा। तो इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा आपको कब? फ्यूचर में। आज आपने मशीन खरीदी, आप अपने बिल्डिंग खोली, आज आपने दुकान खोला है, तो उससे आपको जो बेनिफिट है वो फ्यूचर में मिलता रहेगा रेगुलर बेसिस पे। या फिर राइट्स वगैरह है, उसको भी हम एसेट्स कहते हैं, जैसे कि हमने देखा पेटेंट्स हो गया, आपका ट्रेडमार्क वगैरह हो गया। और ये किसके पास है? किसके ओन्ड में है? किसके कंट्रोल में है? जो भी बिजनेस इंटरप्राइज की हम बात कर रहे हैं उसके द्वारा ये ओन किया जाता है, उसका ये खुद का होता है, किसी और का एसेट की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो उसको हम एसेट कहते हैं। ऐसा कहा फिने एंड मिलर ने। नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन है आपकी, एसेट्स आर दी प्रॉपर्टी और लीगल राइट ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल और अ कंपनी टू विच मनी वैल्यू कैन बी अटैच। मतलब कि वो प्रॉपर्टी या वो लीगल राइट है जो कि किसी ने ओन कर रखा है, इंडिविजुअल या कंपनी ने, और उसमें क्या है? आपका मनी वैल्यू अटैच है। ऑब्वियस सी बात है, आपके पास लैंड है तो आपको पता है वो कितनी वैल्यू की है, आपके पास डेटर है तो आपको पता है कितनी वैल्यू की है। तो हर एसेट की एक मनी वैल्यू होती है जिसकी ही बेसिस पे, जिस पे ही हम मेजर करते हुए उसको अपने बुक्स में रिकॉर्ड करके चलते हैं। ठीक है सर। नाउ एक और डेफिनेशन आई आपकी, अकॉर्डिंग टू इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स यूएसए ने, इन्होंने क्या डिफाइन किया? करंट एसेट्स इंक्लूड कैश एंड अदर एसेट्स और रिसोर्सेज कॉमनली आइडेंटिफाइड एज दोज which are reasonably expected to be realized in cash or sold or consumed during the normal operating cycle of the business। अब इन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली और यहाँ पे एक टर्म बता दिया ऑपरेटिंग साइकिल, इसको हम और समझेंगे इसी टॉपिक के अंदर। ठीक है सर, क्या कहना चाह रहे हैं ये कह रहा है कि करंट एसेट का क्या मतलब है? करंट एसेट का मतलब है या तो कैश, कैश है तो वो करंट एसेट हो ही गया, या फिर कोई और एसेट या रिसोर्सेज कह लो जिसको कि आप रियलाइज कर लोगे कैश में। मतलब कि या तो वो कैश होना चाहिए या फिर वो कन्वर्ट किया जा सके कैश के अंदर। कब? 1 साल से अंदर अंदर। अब इन्होंने यहां 1 साल नहीं बोला, इन्होंने क्या बोला कि उसको बेचा जा सके, उसको कैश में कन्वर्ट किया जा सके या फिर कंज्यूम किया जा सके ड्यूरिंग द नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। ये ऑपरेटिंग साइकिल को ही हम बोलते हैं 12 महीने। ऐसा क्यों बोलते हैं सर? आइए उसको समझते हैं। तो ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब क्या है? देखिए, कोई भी बिजनेस जो ऑपरेट करता है उसकी एक ऑपरेटिंग साइकिल होती है। अब ऑपरेटिंग साइकिल क्या होती है कि आपने, लेट्स से आप मैन्युफैक्चरिंग करने की सोच रहे हैं, आपने कहा कि हम जो है हम लेट्स से पेन मैन्युफैक्चर करेंगे, हम जो है वो कलम बनाएंगे, पेन बनाएंगे। तो पेन बनाने के लिए आपने क्या किया? आपने मार्केट से रॉ मटेरियल परचेज किया। आपने क्या परचेज किया? रॉ मटेरियल परचेज किया। आपने मशीनरी वगैरह लगाई, आपने अपना प्लांट लगाया, उसके अंदर रॉ मटेरियल वगैरह खरीद के लाए, यहाँ पे लेबर वगैरह हायर किया है और इससे आप पेन बनाना शुरू करते हैं। आपने पेन बनाए, उसके बाद पेन आपका जो है वो स्टोर में गया, आपके स्टोर से आप उसको लेके गए बेचने के लिए, आपके गोडाउन में गया, गोडाउन से वो मूव हुआ वो चला गया आपके सेलिंग प्रोसेस के थ्रू, जो भी आपके सेलर्स हैं उनके पास, और सेलर के थ्रू वो चला गया किसके पास? कस्टमर के पास। तो इस तरीके से एक पूरा चैनल होता है और फाइनली कस्टमर ने आपको क्या दे दिया? कस्टमर ने आपको दे दिया कैश। जब आपने रॉ मटेरियल खरीदा होगा तो इसके लिए आपने क्या यूज किया था? कैश। मतलब कि आपका जो पैसा है वो आपके बिजनेस में लगा और लग के पूरा घूम के जब वापस आपके पास पैसा आ गया, इस पूरे चक्र को हम बोलते हैं क्या? ऑपरेटिंग साइकिल। इसको बोलते हैं कि आपका एक ऑपरेशन जो है वो कंप्लीट हो गया, कि आपके 100 रुपए लगे थे और ये 100 रुपए जब इस पूरे प्रोसेस से घूम के वापस आ जाएंगे तो हम बोलेंगे कि हमारा जो एक ऑपरेटिंग साइकिल था ये कंप्लीट हो गया। अब किसी का ऑपरेटिंग साइकिल हो सकता है कि 1 महीने का हो और किसी का ऑपरेटिंग साइकिल हो सकता है कि 5 साल का हो। सर ऐसे कैसे? ऑपरेटिंग साइकिल 1 महीने का किसका होगा? लेट्स से कि जो पेन बनाने की हम बात कर रहे हैं, पेन बनाने में कितना महीना लगेगा? बस 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीना भर, 2 महीना, इससे ज्यादा तो नहीं लगेगा। तो इनके लिए ऑपरेटिंग साइकिल कितने का हो गया? लेट्स से 1 महीने का। अब अगर 1 महीने का ऑपरेटिंग साइकिल है तो इस डेफिनेशन का मतलब यह है कि करंट एसेट्स कौन से होंगे? जो कि 1 महीने से कम में उस एसेट को आप किस में कन्वर्ट कर सको? कैश में। तो देखो कर पा रहे हो ना? आपका कैश था, रॉ मटेरियल में लगा, यहां वहां घूमा, अटका और फाइनली कस्टमर ने जब उस सामान को खरीदा तो आपको कैश दे दिया, तो आपका कैश जो है वो 1 महीने में कन्वर्ट हो गया। तो जो 1 महीने से कम वाले आपके स्टॉक होंगे, चाहे वो स्टॉक हो, चाहे कस्टमर के पास गया वो आपका डेटर बना तो डेटर हुआ, या फिर कोई भी ऐसा कंपोनेंट जो करंट एसेट का है, वो 1 महीने के अंदर अगर कैश में कन्वर्ट हो सकता है तो उसको हम बोलेंगे करंट एसेट। अगर नहीं हो सकता तो उसको हम बोलेंगे क्या? फिक्स एसेट्स या फिर नॉन करंट एसेट। वो करंट एसेट नहीं कहलाएगा। ये तो 1 महीने का एग्जांपल हो गया।
नाउ 5 साल का एग्जांपल क्या है, लेट्स से कि आप जो है आप कंस्ट्रक्शन करते हैं, आपका काम है फ्लैट्स बनाने का। तो आपने एक जमीन खरीदी, आपने एक बड़ी सी लैंड परचेज की और लैंड में आप फ्लैट बनाएंगे, बहुत सारे फ्लैट्स बना के उसके बाद उसको बेचेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है इस कंस्ट्रक्शन के अंदर आपको बहुत टाइम लगेगा, लेट से 5 साल लगेगा। तो जो आपने लैंड खरीदी ये आपका स्टॉक है, आपने यहाँ लेबर लगाया, यहाँ पे बहुत सारा पैसा फंसाया, मटेरियल वगैरह खरीदे, ये सारा आपका क्या है, वर्क इन प्रोग्रेस का स्टॉक है। और जब ये कंप्लीट होगा तो कंप्लीट होने के बाद जो आपका आइटम बनेगा जिसको आप बेचोगे वो क्या होंगे, फ्लैट्स होंगे। तो जब इस फ्लैट्स को आप बेचोगे उसमें टोटल कितना टाइम लग रहा है, 5 साल की आपने कैश लगाया और कैश जब कन्वर्ट होकर फ्लैट में आया, फ्लैट किसी कस्टमर ने खरीदा और उसने आपको उसके बदले में पैसा दिया, तो इस पूरे प्रोसेस में लगे हैं 5 साल। तो 5 साल क्या कहलाएगा आपका, ऑपरेटिंग साइकिल। तो क्या हम इसको ऐसे समझें कि इस केस में जो भी 5 साल से कम वाले एसेट्स होंगे वो करंट एसेट्स हो गए और जो 5 साल से ज्यादा वाले हो गए वो फिक्स एसेट्स हो गए। हाँ जी, ऐसा ही होता है। अब इसको हम क्यों 12 महीने कहते हैं, क्योंकि हमेशा ये प्रैक्टिकल नहीं है कि हर बिजनेस सेगमेंट का आप ऑपरेटिंग साइकिल आइडेंटिफाई कर सको। तो आपको अकाउंटिंग क्या बोल के चलता है कि भाई साहब या तो अगर आपको आपका ऑपरेटिंग साइकिल पता है जो कि है 5 साल, अब 5 साल जरूरी नहीं है, क्यों, क्योंकि ये एक बार में एक ही फ्लैट नहीं बनाता होगा, एक बार में इसके 50 फ्लैट बनते होंगे। और सपोज करो 50 फ्लैट इसने बनाए, इसके अंदर से जैसे 2 फ्लैट रेडी होता होगा ये उसको बेच भी देता होगा, फिर कोई सा 3 रेडी होता होगा उसको बेच देता होगा। सेम यहाँ पे जो पेन बना रहा है, ये पेन लाखों की तादाद में बन रहा होगा, कहीं पे 5 पेन बिक रहा है, कहीं पे 10 पेन बिक रहा है, कहीं पे 50 पेन स्टॉक में पड़ा हुआ है, कोई बेच ही नहीं पा रहा। तो इस टाइप की जब डिफिकल्टी होती है तो आप 1 to 1 ये नहीं बता पाते हैं कि आपने कब पैसा लगाया था और पूरे प्रोसेस में घूम के आपका पैसा कब लौट के आ पाया। तो जब भी आपको ऑपरेटिंग साइकिल आप ना डिफाइन कर पाए, आप ना पता लगा पाए, तो आपको कहा जाता है कि आप मान लेना कि 12 महीने आपका ऑपरेटिंग साइकिल है, मतलब 1 साल आपका ऑपरेटिंग साइकिल है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन बहुत प्यारी थी, आपको ऑपरेटिंग साइकिल अच्छे समझ में आ गया होगा। ऑपरेटिंग साइकिल मतलब जिस भी ऑपरेशन में आप लगे हुए हैं, वेदर इट इज अ कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लैट्स और वेदर इट इज अ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ बॉल पेन, आप पेन बनाते हैं चाहे आप फ्लैट्स बनाते हैं, आप जिस भी एक्टिविटी में, जिस भी ऑपरेशन में लगे हुए हैं, उस ऑपरेशन के अंदर जो आपका साइकिल है वो कितने पीरियड का है, मतलब कि जो आप पैसा लगाते हैं वो कितने पीरियड में घूम के आपके पास दोबारा कैश की फॉर्म में आ जाता है। ये पीरियड अगर आप पता लगा सकते हैं तो इस पीरियड के बेसिस पे आप बताएंगे कि क्या आपका फिक्स एसेट है और क्या आपका करंट एसेट्स है, जो इस बेस पीरियड से, जो भी ऑपरेटिंग साइकिल का पीरियड होगा उससे कम का होगा वो करंट एसेट और जो उससे ज्यादा का होगा वो फिक्स एसेट। लेकिन अगर आप ये आइडेंटिफाई ना कर पाए तो आप बेस मानेंगे किसको, 12 महीने को, और इससे आप डिफाइन करेंगे कि क्या आपका करंट एसेट्स होगा और क्या आपका फिक्स एसेट होगा। ठीक है सर, ये बात समझ में आती है, बिल्कुल समझ में आती है। फिक्स एसेट को आप सिर्फ 12 महीने से नहीं तोलते हैं, एक और चीज ध्यान रखना जो पीछे एक्सप्लेन किया था। फिक्स एसेट का मतलब वो भी है कि कोई एसेट ऐसा है जो 12 महीने छोड़ लो, 12 साल छोड़ लो, 20 साल तक आपके पास ही रहेगा, तो वो फिक्स एसेट है, उसके अंदर आपका ऑपरेटिंग साइकिल का कोई रोल नहीं है। लेट्स से ऑपरेटिंग साइकिल 5 साल है, लेकिन कोई एसेट ऐसा है जो कि 3 साल में आपका खराब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, मतलब कि वो मशीन है वो 3 साल में खत्म हो जाएगी, तो ये क्या मशीन करंट एसेट बन जाएगा? नहीं, मशीन आप बेच नहीं रहे हो, मशीन आप यूज कर रहे हो अपने बिजनेस ऑपरेशन के अंदर। तो इस सूरत के अंदर मशीन जो है वो आपका अभी भी क्या रहेगा, फिक्स एसेट ही रहेगा, वो करंट एसेट नहीं कहलाएगा। करंट एसेट हम उसकी बात कर रहे हैं जो कि कैश में है या फिर कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है, मतलब इस मशीन को हमने खरीदा, कैश में कन्वर्ट करने के लिए नहीं था, तो फिक्स एसेट की मीनिंग को आपको अपने पास ही रखना है। करंट एसेट की मीनिंग में आपको ऑपरेटिंग साइकिल को अप्लाई करके चलना है, और अगर कुछ ना गिवन हो तो आप क्या मान के चलोगे, 1 साल आइडल ड्यूरेशन है जो कि आपको अकाउंटिंग बता के चलती है। ठीक है सर, एक और टर्मिनोलॉजी है इसी के भाई बंधु के जैसा, जिसको हम कहते हैं लायबिलिटीज, इसको फटाफट से समझ लेते हैं। लायबिलिटीज का मतलब क्या होता है सर? लायबिलिटीज का मतलब होता है वो ऑब्लिगेशंस, वो उधारी जो कि आपको चुकानी पड़ेगी, वो उधारी जो आपको आज नहीं तो कल चुकानी पड़ेगी, उसको हम कहते हैं क्या, लायबिलिटीज। ये भी 2 प्रकार की हो सकती है, एक हो सकती है नॉन करंट, एक हो सकती है करंट। मतलब कि वो लायबिलिटी जो आप चुकाओगे तो, लेकिन 1 साल के बाद, फिर से वही 1 साल है, 1 साल का मतलब, या फिर इसको आप कह सकते हो ऑपरेटिंग साइकिल, कुछ नहीं पता तो आप क्या बोलते हो, 1 साल। तो नॉर्मल कोर्स में जो 1 साल के अंदर चुका दिया जाएगा उसको हम नाम देते हैं करंट लायबिलिटी का, और जिसको चुकाने में 1 साल से ज्यादा लगेंगे उसको हम कहते हैं नॉन करंट लायबिलिटीज। फॉर एग्जांपल, आपने कोई बैंक से लोन लिया है 20 साल के लिए, आपने बैंक से लोन लिया 20 साल के लिए, तो ये 20 साल के लिए जो लोन लिया है ये क्या कहलाएगी, आपकी नॉन करंट लायबिलिटी, मतलब ये चुकानी तो है लेकिन चुकाने के लिए आपको 20 साल का टाइम मिला हुआ है। और करंट लायबिलिटी क्या होगी कि आपने कोई बैंक का ओडी ले रखा है, बैंक ओवरड्राफ्ट है जिसमें आपको 3 महीने का लेट से क्रेडिट मिलता है, तो 3 महीने का जो क्रेडिट मिलता है वो ओवरड्राफ्ट जो है आपका वो क्या कहलाएगा, करंट लायबिलिटी है। क्रेडिटर हैं आप, जो आपके
क्रेडिटर्स हैं, वो क्या है, क्रेडिटर्स का मतलब जिन्होंने आपको उधार दिया है, आपने किसी से माल परचेज किया उधार पे, तो आपको ये उधार चुकाना है लेट से 3 महीने के अंदर, तो ये क्या है, करंट लायबिलिटीज। तो बहुत सिंपल है, इसकी टर्म में और आगे जाएंगे हम, क्रेडिटर्स, बिल पेबल्स, इन सब चीजों को आगे समझेंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है उसको समझेंगे। बट फिलहाल इन शॉर्ट आप ये समझ सकते हैं कि आपके ऊपर जो ऑब्लिगेशंस है, अगर वो विद इन 1 ईयर सेटल हो जाएगी तो वो करंट लायबिलिटीज है, और अगर उसको सेटल होने में 1 साल से ज्यादा का मोहलत है, ज्यादा का समय लगेगा, तो वो नॉन करंट लायबिलिटीज है। बस इतना नहीं है। लायबिलिटीज को हम एक और तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, क्या, एक कहलाएगी आपकी इंटरनल लायबिलिटीज, ठीक है सर, और एक आपकी कहलाती है क्या, एक्सटर्नल लायबिलिटीज। अब ये क्या होता है सर, इंटरनल और एक्सटर्नल क्या है, ये तो आपने यहां पे लिखा ही नहीं है, लिखा नहीं है इसलिए आपको ये लिखवाया जा रहा है, आप इसको नोट कर लें कि लायबिलिटीज को फर्दर 2 कैटेगरी में कैसे क्लासिफाई किया जा सकता है, एक है इंटरनल, एक है एक्सटर्नल। यहां पे हम जितनी लायबिलिटीज देख रहे हैं, दीज ऑल आर एक्सटर्नल लायबिलिटीज, यहां पे जितनी देख रहे हैं ये सारी क्या है, नॉन करंट, करंट, जो दोनों की दोनों ये सारी क्या है, एक्सटर्नल लायबिलिटीज, जिसकी ये वो उधार है जो बाहर के लोगों ने दिया है। इंटरनल लायबिलिटीज क्या होगी, इंटरनल लायबिलिटी होती है आपकी कैपिटल। अच्छा, ये क्या है सर, कि ये आपका एक बिजनेस है, इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो इसका प्रोप्राइटर है इसने 10 लाख रुपए लगाए थे, उसने जो 10 लाख रुपए लगाए थे, क्या वो लायबिलिटी है कि नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि राम इंटरप्राइजेज और राम का आपस में कोई लेना देना नहीं है, ये एक अलग एंटिटी है, और राम जो है ये एक अलग एंटिटी है, ठीक है। अब राम ने जब 10 लाख रुपए इस बिजनेस में लगाए थे, तो क्या ये 10 लाख रुपए इस बिजनेस से वापस लेगा कि नहीं लेगा, बिल्कुल लेगा। अब इस बिजनेस ने क्या किया, 10 लाख रुपए तो प्रोप्राइटर ने लगा दिए, और 5 लाख रुपए का इसने बैंक से लोन ले लिया। तो जो ये 5 लाख रुपए का लोन लिया है, ये 5 लाख रुपए का लोन सपोज इसने 5 साल के लिए लिया है, तो ये जो 5 लाख रुपए का लोन है, ये क्या है, एक्सटर्नल लायबिलिटीज, और एक्सटर्नल लायबिलिटीज में क्लासिफाई करेंगे इसको, क्या बोलेंगे हम, नॉन करंट लायबिलिटीज है। इसने किसी से उधार में कोई गुड्स परचेज किए हैं, 2 महीने का उसको उधार दिया है, और इसने 1 लाख रुपए का गुड्स कोई परचेज किया है जिसको ये आगे बेचेगा, ठीक है। अब ये 1 लाख रुपए जो इसने गुड्स परचेज किया, वो क्या है, उसके क्रेडिटर्स हैं, जिससे उसने उधार में माल खरीदा है, ये क्या कहलाएगा, करंट लायबिलिटीज। लेकिन कौन सा करंट है, ये एक्सटर्नल लायबिलिटीज का। इंटरनल लायबिलिटीज जो होती है वो हमेशा नॉन करंट होती है, मतलब कि जो भी प्रोप्राइटर है वो जब कैपिटल इन्वेस्ट करता है अपने बिजनेस एंटरप्राइज के लिए, तो वो 1-2 महीने के लिए नहीं करता, वो सालों सालों के लिए करता है, वो बहुत सारे लंबे पीरियड के लिए करता है, चाहता है जब तक ये बिजनेस चलता रहे, ये कैपिटल और ग्रो करे और यहाँ पे बढ़े, और कुछ कुछ इसको निकालना हो तो वो निकाल भी सकता है। मतलब इस राम इंटरप्राइजेस को ये पैसे लौटाने भी पड़ सकते हैं, राम को एक साथ भी दिया जा सकता है और टुकड़ों में भी दिया जा सकता है। टुकड़ों में लेता है तो उसको हम ड्राइंग का नाम देते हैं, ठीक है सर। तो इस तरीके से भी 2 क्लासिफिकेशन इसकी हो सकती है कि इंटरनल लायबिलिटीज कौन होती है, कैपिटल, मतलब कि एक बिजनेस के अंदर क्या क्या पूंजी लग रही है। एक बिजनेस जो है उसके अंदर किसी ने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, तो 10 लाख रुपए क्या है, ये है आपकी इंटरनल लायबिलिटी, जिसको आप किस नाम से जानते हो, इसको आप जानते हो कैपिटल के नाम से। और अगर किसी ने, इसी व्यक्ति ने जो है वो बैंक से लोन लिया, बैंक से लोन लिया कितने का, 5 लाख रुपए का, तो ये क्या है, एक्सटर्नल लायबिलिटीज। तो पूरी कंपनी के पास कितना फंड आ गया, फंड आ गया टोटल 15 लाख रुपए का। अभी इस 15 लाख रुपए को इसने कहां रखा हुआ है, बैंक में रखा हुआ है, फिलहाल अभी कहां रखा हुआ है, बैंक में रखा हुआ है। तो ये बैंक क्या है, इसका एसेट है, ये बैंक क्या है, इसका एसेट है, एक प्रकार का करंट एसेट है। इस 15 लाख में से इसने 2 लाख रुपए की एक मशीन खरीद ली, तो बैंक में कितना पैसा बचेगा, 13 लाख रुपए। और ये 2 लाख रुपए का जो इसने मशीन खरीदा, वो मशीनरी के नाम से लिखा जाएगा, और मशीनरी की वैल्यू कितनी लिखी जाएगी, 2 लाख रुपए। तो इसकी जो पूंजी थी, वो पूंजी अब अलग अलग माध्यम में तोड़ी जाएगी, और उसको किसी भी माध्यम में तोड़ा जाएगा, वो कहलाएगा क्या, एसेट्स, कहलाएगा क्या, एसेट्स। चाहे वो बैंक में रखे तब भी एसेट्स है, बैंक में से वो निकाल के खर्च करे, मशीनरी खरीद ले, लैंड खरीद ले, बिल्डिंग खरीद ले, वो सारे भी क्या होंगे, उसके एसेट्स होंगे, और उतना पैसा बैंक में से कम होता जाएगा। कुल मिला के एसेट्स कितने का होगा, 15 लाख रुपए का होगा। तो इस कॉन्सेप्ट से आपका एक इक्वेशन डेवलप होता है। क्या इक्वेशन डेवलप होता है कि एसेट्स का मतलब क्या है, एसेट्स का मतलब क्या है कि जब आप कैपिटल के अंदर सारी की सारी लायबिलिटीज को जोड़ दो, तो आपका क्या बन जाना चाहिए, एसेट्स बन जाना चाहिए। बहुत सिंपल है, इसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। आगे आपका एक चैप्टर आएगा इसके ऊपर, जिसमें हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बट फिलहाल इतनी बात समझिए कि आपने जो भी पैसा पूंजी लगाई वो कैपिटल है, और जो भी आपने बाहर से इधर उधर से पैसा इकट्ठा किया वो आपका लायबिलिटीज है। जब आप इन दोनों को जोड़ोगे, जैसे कि एग्जाम्पल में जोड़ रहे हैं 10 और 5 15 लाख रुपए, तो 15 लाख रुपए आपने अगर बैंक में रखे तो भी एसेट है। 2 लाख की मशीनरी खरीद ली तो मशीनरी 2 लाख, और बैंक का 13 लाख, दोनों मिला के अभी भी 15 लाख का क्या है, आपका
एसेट है। तो इस तरीके से ये अकाउंटिंग इक्वेशन आपका काम करता है। यहां पे हमने कैपिटल को, एसेट्स को और लायबिलिटी को बहुत ही बखूबी तरीके से समझ भी लिया और आपस में कोरिलेट भी कर लिया है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट यहां तक की टर्मिनोलॉजी अच्छे से समझ में आ गई होगी। लेते हैं ब्रेक और कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पार्ट को ब्रेक के बाद।